मेरा लगता है कि बांग्लादेश ज्यादा चिकन नेक का बात बोलेगा तो चिकन नेक हम रिप्लेस कर दूंगा। These will be conducted simultaneously across multiple domains to achieve faster decision making and quick victory. शख्स के तौर पे आपसे बात करूंगा जो बांग्लादेश की मिट्टी, तारीख, कुर्बानी और जुर्रत को सलाम पेश करता है। और अब अल्हम्दुलिल्लाह बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों मेरे साथ खड़े। मैं आज बात करूंगा उस्मान हादी की, जो एक सोच था, जो एक जुर्रतमंदाना आवाज थी, जो ये कहता था कि मैं बांग्लादेश को किसी की माशी कॉलोनी नहीं बने दूंगा। पाकिस्तान के आतंकवादियों को एक एक करके सफाया करने के बाद अब अननोन गनमैन शायद बांग्लादेश में भी एंटर कर चुका है। कुछ सप्ताह पहले उस्मान हादी को गोली मार दी गई थी, जिसके बाद की उसकी मृत्यु हो गई इलाज के दौरान। अनफॉर्चुनेटली उसके बाद हिंदुओं के ऊपर अटैक किया गया बांग्लादेशियों के द्वारा। वो क्यों हुआ वो भी मैं आपको बताऊंगा। और ये जो हिंदुओं के ऊपर अटैक हुआ, दीपू चंद्र दास की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई, और वो भी झूठ फेक न्यूज फैलाकर कि भाई उसने ब्लास्फेमी किया है। और किन लोगों ने ये फेक न्यूज फैलाई? उसी के साथ काम करने वाले जो लोग थे उन लोगों ने। तो एक्चुअली में ये दीपू चंद्र दास को टारगेट नहीं किया गया था, ये एक्चुअली में टारगेट किया गया इंडिया को। आपको पता है कि कांगलों की कोई औकात नहीं है इंडिया के सामने, ना इनके आर्मी की औकात है, ना इनकी औकात है हमारे देश के सामने। तो ये लोग सबसे वीक लिंक निकालते हैं कि इनके देश के अंदर सबसे वीक लिंक है हिंदूज, और इसलिए ये लोग हिंदुओं को टारगेट करते हैं। आपने ये पैटर्न पहले भी नोटिस किया होगा, बांग्लादेश के अंदर जब भी कुछ भी होता है, कुछ भी होता है, तो उसका जो आफ्टर मैथ होता है ना, वो हिंदुओं के ऊपर अटैक होता है। मंदिरों को तोड़ दो, मंदिरों को जला दो, बांग्लादेशी हिंदुओं को जिंदा जला दो, बलात्कार कर दो। तो इस तरीके के अटैक्स कैरी आउट किए जाते हैं जब भी बांग्लादेश के अंदर कुछ भी होता है। यही सेम पैटर्न हमने पाकिस्तान के अंदर भी देखा हुआ है। पाकिस्तान के अंदर जब भी कुछ होता है तो वहां के हिंदूज के ऊपर ही अटैक होता है, क्योंकि ये जो कांगलू देश के लोग हैं, जो भिखारिस्तान के लोग हैं, ऐसा सोचते हैं ना कि हिंदूज को जब हम मारते हैं ना तो इंडिया के अंदर चोट पहुंचती है, क्योंकि इंडिया के अंदर मेजॉरिटी हिंदूज है। तो हम हिंदूज को मारकर हम इंडिया को ये बता रहे हैं कि देखो हम तुम्हारे साथ तो कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारे जो लोग हमारे देश के अंदर रह रहे हैं हम उन्हें मारेंगे। तो मैं ये समझता हूं कि ये इनका एक जरिया बन चुका है कि क्यों, तो मैं समझता हूं कि ये इनका एक जरिया बन चुका है कि इंडिया को हट कैसे किया जाए। अच्छा, अपने ही देश के अंदर अगर कुछ भी गलत होता है, चाहे फिर किसी भी चीज़ के ऊपर फ्रस्ट्रेशन क्यों ना हो, अपने देश के अंदर जो हिंदूज हैं उनको हम मारेंगे, इंडिया तक मैसेज जाएगा, इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो बौखलाएगी, इंडिया के जो लोग हैं उनको दुख होगा, और इससे हमारा जो ईगो है वो सेटिस्फाई होगा कि हमने कुछ तो किया। और इस चीज़ को एज ए पॉलिटिकल टूल भी इस्तेमाल करता है मोहम्मद यूनिस और उसके जैसे पॉलिटिशियंस अपने पॉलिटिक्स को चमकाने के लिए। बहुत सारे वीडियोज भी सामने आए कि दीपू चंद्र दास बार बार कह रहा था भाई मैंने कुछ भी नहीं किया है। वहाँ पे लिटरली बांग्लादेश के फोर्सेस थे, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। एक्चुअली में उनका जो प्लान था ना वो यही था कि हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम सीधा हैंड ओवर कर देंगे पब्लिक को जो करना है वो करेगी। तो एक्चुअली में ये सिर्फ पब्लिक ने नहीं किया, इसमें बांग्लादेश की सरकार भी मिली हुई है, क्योंकि उन्होंने कुछ ना करके बहुत कुछ कर दिया। Your message as the de facto Prime Minister, leader, whatever you want to call, chief advisor of Bangladesh, to Hindus in Bangladesh who do feel under siege, what do you say to them? We just met before I came because there's a big puja coming up, Durga Puja. So I met them. My message to them always when I meet them as a community group of community leaders, say that don't go back and say I'm a Hindu, so protect me. Always say I'm a citizen of this country. I'm entitled to all the protection the state is supposed to give it to me. So then you have a bigger coverage. Okay. All the people who are deprived of the rightful treatment from the state will be with you. Okay. You don't isolate yourself. तो इंडियन गवर्नमेंट को भी कुछ ऐसा ही करना चाहिए। जो लोग बांग्लादेशी जो इलीगली हमारे देश के अंदर रह रहे हैं उनको पकड़ के लाते हैं, तो इंडियन जो गवर्नमेंट है उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेगी, फिर वो चाहे इन इलीगल बांग्लादेशियों के साथ कुछ भी करे। सिर्फ इतना छूट दे दे इंडियन गवर्नमेंट, आप देखिए कि अगले कुछ दिनों के अंदर क्या क्या हमारे देश के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। जितने छटपटाने वाले हैं ना बांग्लादेश के अंदर, इनको बॉर्डर से खींच के उनके बाद क्या होगा ये भी नहीं सोच सकते हैं। और अभी ऑलरेडी नॉर्थ ईस्ट में तो प्रोटेस्ट चल रहा है कि भाई ये जितने इलीगल बांग्लादेशी नॉर्थ ईस्ट में घुसे हुए हैं ना, स्पेशली अरुणाचल प्रदेश में घुसे हुए हैं, उनको लात मार के यहाँ से भगाओ, लिटरली मियाँ भगाओ प्रोटेस्ट चल रहा है। मैंने इसके ऊपर रील भी डाला था, एक वीडियो में आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए कि ये जो इलीगल बांग्लादेशी है ना वो इंडिया के अंदर आके कैसे जो डेमोग्राफी उसको चेंज कर रहे हैं, और जो लोकल ट्राइब्स है अरुणाचल प्रदेश के उनको परेशान कर रहे हैं, उनके कारण कितनी परेशानियां हो रही है उनको। मैं पब्लिक को एक क्लियर मैसेज देना चाहता हूँ। बहुत से पब्लिक हम लोग को सोचते हैं कि हम लोग जो है पर्टिकुलरली वो लोग को टारगेट करके हम लोग ही लग रहा है, बट साइलेंटली और चुपचाप से हम लोग का माल लोग ही सह रहा है। ये देखिए यहाँ में गाउरी में अरुणाचल में कौन नहीं खाते, वी आर ट्राइबल्स। हम लोग गाउरी से लेके चूहा से लेके सब चीज खाने वाला इंसान है। हम लोग का माल लोग यहाँ में मार्केट करते हैं, और ये जो एरिया है यहाँ में मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया बन चुका है। और कहीं ना कहीं हम लोग का जो यहाँ में माल लोग जो बिजनेस कर रहा है वो लोग को भी प्रेशर आया है कि यहाँ में गाउरी बिक्री नहीं करना है। क्यों? क्योंकि गाउरी इस्लाम में हराम है, मतलब वो लोग नहीं खाने। तो वो लोग यहाँ से मस्जिद जाते हैं बोल के हम लोग का माल को यहाँ में गाउरी बिक्री मत करो बोल के, ऐसे करके वो लोग दुकान भी छोड़ दिया बोले। आप लोग पब्लिक हम लोग अरुणाचल की जनता बताइए ये कितना तक सही है?
अपना जगह में रह के अभी हम लोग का माल लोग हमें गावरी बिक्री मत करो बोल रहे हैं, तो बोल रहे हो माल लोग हमें गावरी बिक्री करने लगा, दुकान छोड़ दिया बोल रहे हैं। ये कैसे होगा? ये हम लोग का जगह में ऐसे बिल्कुल नहीं होगा। और कल को भी अगर ऐसा होगा तो देखिए बहुत खराब दिशा में जाएगा। अरुणाचल में जितना भी यहाँ पे इस्लाम जो धर्म को मानने वाला जितना लोग भी है, आप लोग अभी इस चैनल के माध्यम से बोल रहे हैं, जो जैसा देश वैसा भी बोलते हैं ना, जैसा यहाँ के इंसान हम लोग खाना पीना खाता है वैसे खाओ, जैसे हम लोग कपड़ा पहनते हैं वैसे पहनो, नहीं तो यहाँ में आके तुम लोग का हिसाब से हम लोग को रहने के लिए दिक्कत मत करो। हम लोग के हिसाब से यहाँ में खाएगा पिएगा नहीं, तुम लोग जो बोलेगा गाड़ी में ये हटाएगा नहीं है। और हम लोग आने लोग अभी आज बोल के जा रहे हैं, हम लोग को अगर कोई ऐसे बार बार बोलते हैं तो हम लोग को बताओ, चाहे वो लीगल दुकान खोलिए में तो उसको हटा देगा। आज यहाँ से फिर से क्लियर कर बोले, गंगा मार्केट एरिया में जितना भी यहाँ ये बाहर का जो बेटा हुआ है तुम लोग सबको बोल रहे हैं, यहाँ में हम लोग का आदमी लोग को गावरी मीट बिक्री करते हैं, कोई प्रेशर नहीं करेगा। गावरी मीट अरुणाचल में जमाना से कहा क्या है, अभी भी खाएगा, कल भी खाएगा, परसों भी खाएगा, कोई रुकाने नहीं सकेगा। और यहाँ में जितना मार्केट में आने लोगों को बोलेगा और खोलो, यहाँ में मुर्गी मीट से ज्यादा गावरी मीट दुकान खोलो। और यहाँ में जो पोस्ट यहाँ में अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था कि मस्जिद कॉलोनी बोल के, मस्जिद कॉलोनी कैसे बनेगा ये? और मैंने ये जो पूरा इशू है ना नॉर्थ ईस्ट के अंदर ये जो इलीगल बांग्लादेशियों का, इसके ऊपर एक पूरा वीडियो प्रिपेयर किया हुआ है ऑलरेडी, स्क्रिप्ट रेडी है, मुझे बस उसे शूट करना है और एडिट करके अपलोड करना है, जो इस संडे से पहले हो जाएगा। और ये जो इलीगल बांग्लादेशी है या फिर ये जो बांग्लादेशी है ना वो ज्यादा छटपटा रहा है ना, इनके लिए हेमंत विश्व शर्मा जैसा ही आदमी चाहिए जो इनको सही कर सकता है। ये लोग चिकन नेक चिल्ला रहे थे ना, सुनिए कि आखिर हेमंत विश्व शर्मा जी ने क्या कहा है। मेरा लगता है कि बांग्लादेश ज्यादा चिकन नेक का बात बोलेगा तो चिकन नेक हम रिप्लेस कर दूंगा। इन लोगों को बहुत चुल मची हुई ना ग्रेटर बांग्लादेश बनाने की। बिहार के पार्ट को ये लोग काट के ग्रेटर बांग्लादेश बना लेंगे। और थोड़ा घुसो बिहार में, ग्रेटर बांग्लादेश बनता है कि ग्रेटर बिहार बन जाता है समझ में आ जाएगा। और जो तुम चिकन नेक चिल्ला रहे हो ना कि चिकन नेक को काट देंगे, भाई 7 सिस्टर्स को अलग कर देंगे, कहीं ऐसा ना हो कि बिहार रेजिमेंट या फिर कोई और रेजिमेंट पहुंच जाए चिकन नेक के पास और जो चिकन नेक है ना उसको ब्रॉड कर दे। जो तुम्हारा बांग्लादेश है ना जिसको हमने पाकिस्तान को पहले 1976 में डिलीवर किया था, उसका भी टोपा वैसा ही काट देंगे जिसका कि तुम्हारा कटा हुआ है। अब इनके देश में ना एक और जो बहुत ज्यादा छटपटा रहा था ना उस्मान हादी के बाद, जिसका कि नाम है मोतालेब सिकदर। तो ये जो मोतालेब सिकदर है ना इसको भी गोली मार दी गई है। किसने मारा भाई पता नहीं, अभी तक तो पता नहीं चला है। फिलहाल ये अभी हॉस्पिटल में है, देखिए कितने दिन जीवित रहता है। अच्छा अगर मर भी जाएगा तो उसके लिए तो अच्छा ही होगा भाई, 72 यूरो तक तो वो जाना चाहता था, पहुंच जाएगा। मैं बांग्लादेश के लोगों को कहना चाहता हूँ, नहीं मिलेगा शेख हसीना। आप उनको सौंप दे ये कह रहे हो, नहीं मिलेगा, क्योंकि भारत की शरण में जो आता है भारत उसकी रक्षा करता है, खासकर पॉलिटिकल एसाइलम को लेकर। नहीं मिलेगा, भूल जाओ। और मैं आप सबको बोल रहा हूँ थोड़ा औकात में रहना सीखो। तुम वहाँ नॉर्थ ईस्ट का नारा लगा रहे हो, हम यहाँ सोच रहे हैं कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर को अब बड़ा करने का समय आ गया है और त्रिपुरा और मिजोरम को बीच दिलवाना है, हम ऐसा सोच रहे हैं। अब इस वीडियो में जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो शायद ये एक जर्नलिस्ट है और ये हमारा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया से आते हैं और इनका एग्जैक्ट नाम मुझे ध्यान में नहीं है, मेरी इनसे एक बार बात भी हुई थी, इनको मैं फॉलो भी करता हूँ, शायद पी सीरियस ऐसा समथिंग कुछ नाम है, सॉरी अगर मैं आपके नाम को गलत प्रोनाउंस कर रहा हूं। तो ये लगातार रिपोर्टिंग करते रहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में क्या हो रहा है, कैसे जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के भाई बंधु है वो चाइना के प्रोपेगेंडा को बस्ट करते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो ये लगातार इस चीज के बारे में वोकल रहते हैं और लोगों को अपडेट भी देते रहते हैं। और अभी जो हमारे करंट सीडीएस है अनिल चौहान सर, तो इन्होंने भी एक बयान दिया है, थोड़ा देखिए इसको। The question is, what kind of threats and challenges India should be prepared for? I think this should be based on two major facts. One is that both our adversaries are, one is a nuclear weapon state and other is the nuclear armed states. So hence, we should not allow that level of deterrence to be breached. And second, we have territorial disputes with both of them. Hence, in my view, we should be prepared to fight short duration, high intensity conflicts to deter terrorism, something like Operation Sindoor, that's one. Second, we should be prepared for a land-centric, long duration conflict because we have land disputes, yet try and avoid it. Third, we must exploit new domains and create asymmetry with our weaker adversary and yet not allow these asymmetries to be exploited by other nations. Terrorism and grey zone warfare maybe will remain a threat and will require both defensive and offensive response. Today, we are at a cusp of a third revolution in military affair, and I have been calling it convergence warfare. This is happening because a number of technologies are simultaneously affecting
the nature and character of warfare both. Earlier, there were few technologies were influencing how wars were fought, but today there are a number of technologies. It could be artificial intelligence, machine learning, edge computing, quantum, hypersonics, advanced materials, robotics. So a number of them are influencing warfare together. And this is going to change the speed of warfare. So as Indian Armed Forces, we must attempt to maintain technological asymmetry in new domains to remain combat ready. If I were to now summarize as to what kind of an warfare, character-wise, will it be, I can say that these will be conducted simultaneously across multiple domains to achieve faster decision-making and quick victory. So multi-domain operations will no longer be an option, but a necessity, where effects of one domain will be immediately felt onto the other domain. Multi-domain operations will also require multi-domain capabilities and cross-domain control, command and control. This will require extensive coordination and control between not only Army, Navy and Air Force, but also cyber forces, space forces, and forces which are operating in the cognitive domain. As I said, warfare in the new domains is faster and smarter. It's also shorter in duration, and the tempo of that warfare is very, very high. Decisions are compressed in time, and effects of that war are felt almost instantaneously. This was clearly visible in Operation Sindoor, a war which lasted only about 4 days, giving India a decisive victory. But all domains of warfare were used simultaneously with great amount of tempo. तो कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा हो रहा है कि बहुत जल्द ही हो सकता है कि हम जो बांग्लादेश बॉर्डर है वहाँ पे कुछ मूवमेंट देखने के लिए मिले हमारे ट्रूप्स के, हो सकता है मिलिट्री एक्शन भी हमें देखने के लिए मिले। और ये जितने भी बांग्लादेश वो चल रहे हैं ना, इनको एक एक करके ना लुंगी फाड़ के इनको रोड पे परेड कराया जाएगा। पाकिस्तानियों के तो पैंट उतारे गए थे, ये लोग तो पैंट भी नहीं पहनते, इनकी तो लुंगी उतारी जाएगी। और इसको देखिए, कमरान सईद उस्मानी को ये कह रहा है भाई कि हम लोग बांग्लादेश की हेल्प करेंगे अगर ढाका के ऊपर कोई भी अटैक होता है तो। अबे पहले खुद की पैंट बचा ले साले। आज मैं एक सियासतदान के तौर पे नहीं, बल्कि उस शख्स के तौर पे आपसे बात करूंगा जो बांग्लादेश की मिट्टी, तारीख, कुर्बानी और जुर्रत को सलाम पेश करता है। मैंने जब 2021 के अंदर ये कैंपेन शुरू की थी तो उस टाइम पे मेरे साथ कोई भी नहीं था, और अब अल्हम्दुलिल्लाह बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों मेरे साथ खड़े। आज मैं कोई सियासी बयान नहीं दूंगा, मैं आज बात करूंगा उस्मान हादी की, जो एक सोच था, जो एक जुर्रतमंदाना आवाज थी, जो ये कहता था कि मैं बांग्लादेश को किसी की माशी कॉलोनी नहीं बने दूंगा, मैं किसी की आजादारी बांग्लादेश के अंदर कबूल नहीं करूंगा, मैं बांग्लादेश को किसी का गुलाम नहीं बने दूंगा। अब सबसे बड़ा मसला इस खत्ते के अंदर यह है कि जब कोई मुसलमान नौजवान उठता है, एक मौसर आवाज बनता है, तो उसको दबा दिया जाता है। ये जो भारतीय आजादार बैठे हैं ना, ये अवाम का खून चूसने के लिए कभी इन्हें गुलामी से आजाद नहीं करना चाहते, चाहे वो बांग्लादेश का पानी बंद करने की सूरत में हो, चाहे वो फितनांगेजी करके जो है वो मुसलमान को मुसलमान से लड़वाने की सूरत में हो। अब मुसलमान नौजवान जो है ना, वो इस चीज को बड़े अच्छे तरीके से इनकी साजिशों को समझ चुके हैं। अब पाकिस्तान और बांग्लादेश का बचा बचा जो है वो उस्मान हादी है। उस्मान हादी को तो शहीद कर दिया, लेकिन उसकी सोच को शहीद नहीं कर सके। आज मुकम्मल तौर पे भारतीय आजादारी जो है उसको रिजेक्ट कर चुकी है बांग्लादेश की अवाम, मुकम्मल तौर पे रिजेक्ट कर चुकी है। और मैं अपने बांग्लादेशी बहन भाइयों को कहना चाहता हूं कि हम आपके साथ खड़े हैं। पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तान और पाकिस्तानी फौज आपके साथ खड़ी है। अगर कोई माशी दबाव बांग्लादेश पे डालने की कोशिश करेगा या बांग्लादेश की खुद मुख्तारी पे अटैक करने की कोशिश करेगा, तो पाकिस्तान की बाशऊर अवाम आपके साथ खड़ी होगी। अब मैं ब्राह्मण साम्राज्य को बड़ा एक क्लियर मैसेज देना चाहता हूं कि अगर अब किसी ने मैली निगाह उठा के बांग्लादेश की तरफ देखा ना, तो पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी फौज और हमारे मिसाइल आपसे दूर नहीं है। ऑपरेशन मार्काए हक बुनियानुल मरसूस के अंदर जिस तरह हमने आपको नाको चमने चबवाए थे ना, वो दोबारा कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अब बांग्लादेश को तालीम, तिजारत, टेक्नोलॉजी और दिफा में पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को फरोग देने की जरूरत है। और ये कोई नफरत का पैगाम नहीं है, ये किसी मुल्क के खिलाफ इत्तेहाद नहीं है, ये हमारा बुनियादी दिफाई हक है जिसकी हम बात करें। पाकिस्तान का बांग्लादेश के साथ ताल्लुक 1947 के अंदर जो ताल्लुक कायम हुआ था, वो किसी एक फर्द के लिए नहीं था, ना वो किसी एक हुकूमत के लिए था, वो एक नजरिए के लिए था, एक सोच के लिए था, और एक उसूल के ऊपर सारी स्ट्रगल थी और जो सारे मामला थे। तो मेरे भाई उस्मान हादी, आपने एक क्लियर मैसेज दे दिया, और वो क्लियर मैसेज अपनी शहादत के बाद आपने ये दिया कि कौमें जो है वो गोलियों से नहीं, खामोशी से गुलाम बनती है। अब पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये जो अखंड भारत आइडियोलॉजी है, इसकी गुलामी को पूरे खित्ते के अंदर एक्सेप्ट नहीं करेगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला मेरे भाई उस्मान हादी को करवट करवट जन्नत नसीब करे, और मुझे पाकिस्तान को, बांग्लादेश को अपने भाई से इस जुदाई पर सब्र जमील अता फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, बांग्लादेश जिंदाबाद।
सुबह टट्टी जाता है तो धोने के लिए पानी नहीं मिलता है, खुद के देश के एल लगे पड़े हैं। अभी ऑपरेशन सिंदूर में हमने तुम्हारी जम के ली है, उसके बाद तुम कह रहे हो कि हम ढाका को बचाएंगे। मतलब एक भिखारी दूसरे भिखारी को कह रहा है कि हम तुम्हें दान देंगे भाई, हम तुम्हें डोनेशन देंगे और तुम्हें अमीर बना देंगे। बांग्लादेश वाले बड़े उछलते हैं कि भाई हम पाकिस्तान का समर्थन करेंगे, पाकिस्तान वाले हमारे साथ देंगे। नहीं बेटा तू कर ले, दो भिखारी एक साथ आके तुम लोग अपनी मन की इच्छा पूरी कर लो, उसके बाद जब हमारी आर्मी तुम्हें 72 हुरों तक भेजेगी ना, तो वहां पे जाके इनप्रेग्नेंट होते रहना एक दूसरे से। और ये जो कमरान सईद उस्मानी है, इसका जो बियर्ड है वो कुछ अजीब सा क्यों लग रहा है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जो बाल हैं इसके बियर्ड वाले वो कहीं और से इसने उखाड़ के लगाए हैं। खैर इन ब्रीडिंग के औलादों को और क्या कहा जाए, ये लोग इन ब्रीडिंग करते तभी तो ऐसे डिफॉर्मेशंस आते हैं। अब बांग्लादेश के अंदर से भी ऐसी खबरें आ रही है, ऐसे वीडियोस आ रहे हैं कि जो बांग्लादेशी हिंदूज है वो यूनाइट हो रहे हैं। और हमने देखा कि इंडिया के अंदर भी बहुत जगहों पे प्रोटेस्ट हुए हैं बांग्लादेश के खिलाफ। जो बांग्लादेशी एम्बेसी थी न्यू दिल्ली के अंदर, वहां पर भी प्रोटेस्ट देखने के लिए मिला। और वेस्ट बंगाल के अंदर भी हिंदूज ने मोर्चा संभाला, प्रोटेस्ट किया दीपू चंद्र दास के लिए। लेकिन आपको तो पता है वेस्ट बंगाल के अंदर डेमोक्रेसी कितनी अच्छे से चलती है, तो वहां पे तो वेस्ट बंगाल की पुलिस ने फूल बरसाने शुरू कर दिए प्रोटेस्टर्स के ऊपर, क्योंकि वो लोग जय ममता दीदी के नारे लगा रहे हैं। अच्छा लाठियां बरसा दी थी भाई, क्योंकि ममता बनर्जी को शायद इनका प्रोटेस्ट करना पसंद नहीं आया। क्यों पसंद नहीं आया होगा भाई? अच्छा हिंदुओं के लिए आवाज उठा रहे थे ना, इसलिए पसंद नहीं आया होगा। अगर वहीं पे पैलेस्टाइन के लिए, गाजा के लिए प्रोटेस्ट करना होता तो सारे तामझाम के साथ इनको प्रोटेस्ट करने दिया जाता। और दीपू चंद्र दास की जो वाइफ है, उनकी जो पूरी फैमिली है, उन्होंने रिक्वेस्ट किया है इंडियन गवर्नमेंट से कि जो बांग्लादेश के हिंदूज हैं उनकी इंडिया हेल्प करे। इंडियन गवर्नमेंट से मैं ये भी आग्रह करना चाहूंगा कि जो सीएए का पूरा तामझाम है ना, इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करवाया जाए, ताकि जितनी जल्दी हो सके जो लोग भी इस चीज से परेशान हो चुके हैं, नर्क से भी बदतर जिंदगी जी रहे हैं, उनको एटलीस्ट एक मौका मिले भाई दोबारा जीने का।